हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय आइडियल क्लास। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक से प्रोज के सेकेंड लेसन लास्ट स्प्रिंग के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। और इसके पहले के वीडियो में हमने इसके शॉर्ट आंसर और इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ा है। और हमने इस चैनल में आपके प्रोज के 2 लेसन लगभग कंप्लीट करा दिए हैं और पोट्री का 1 लेसन कंप्लीट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, आपसे मैं एक ही बात कहूँगा कि आप वीडियो को देखते तो हैं लेकिन शुरू से अंत तक नहीं देखते हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि आप शुरू से अंत तक देखिए और जो भी मीनिंग्स आपको कठिन लगती है उसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए और एक बार अपने मन से प्रैक्टिस कीजिए। और फिर भी यदि कोई चीज़ नहीं आती है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए। और एक बात और है कि यदि आपने इसके पहले इसका हिंदी अर्थ नहीं देखा है तो आप हिंदी अर्थ देख लीजिए और इसका शॉर्ट आंसर देख लीजिए, क्योंकि यदि आपने ये दोनों वीडियो शुरू से अंत तक देखे होंगे तो आपको ये जो लॉन्ग आंसर हैं ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगे और उसको जो है आप लिख भी पाएंगे। और हो सकता है कि आप इनके लॉन्ग आंसर बनाकर भी लिख दें, क्योंकि आपने शॉर्ट आंसर यदि अच्छी तरह से तैयार किए होंगे, हिंदी अर्थ तैयार किया होगा तो आप लिख सकेंगे। मैंने ये जो 6 क्वेश्चन लिए हैं वो मैंने राजीव प्रकाशन की बुक से लिए हैं और ये 6 क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके बोर्ड्स में इन्हीं क्वेश्चनों में से कोई एक क्वेश्चन मिल जाए, क्योंकि इस साल आपका जो इंग्लिश का कोर्स है वो चेंज हो चुका है। और पहले आपको पता है कि 8 लेसन थे रोज में, और अब कोविड-19 यानी कोरोना की वजह से 3 लेसन बोर्ड ने हटा दिए हैं। तो आपकी प्रोज में अब तो 5 ही लेसन बचे हैं, यानी इन 5 लेसनों को आपको बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है। तो मेरी सलाह यही है कि आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ें ना और उसे जो है तैयार कर लें। तो चलिए इसके लॉन्ग आंसर देखते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो दिया है कि हु वाज साहेब, यानी साहेब कौन था। व्हाट वाज द फ्लाइट, और उसकी क्या स्थिति थी। फ्लाइट मीन्स होता है स्थिति या कंडीशन। तो व्हाट वाज द फ्लाइट यानी कि उसकी क्या स्थिति थी। दैट कंपेल हिम टू वांडर इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली फॉर रैप पिकिंग, यानी कि जो उसको दिल्ली की गलियों में कूड़ा करकट बीनने के लिए भटकने को बाध्य करती थी। यानी क्वेश्चन हमारा कहता है कि वो जो साहब था वह कौन था और उसकी क्या स्थिति थी और वह किस लिए मजबूर था कि वो दिल्ली की गलियों में कूड़ा कबाड़ बीनता रहता था। तो मैंने इसके शॉर्ट आंसर में बताया है कि जो साहब था वह एक रैप क्विकर था, यानी कि वह एक गरीब लड़का था और जो कूड़ा कबाड़ बीनता रहता था। और उसकी जो स्थिति है वो इसकी स्थिति ये थी कि वो इतना गरीब परिवार से था कि उसको जो है कूड़ा कबाड़ बीनना पड़ता था, क्योंकि उनका जो खाना था, रोजी रोटी थी, वो कूड़ा कबाड़ से ही चलती थी। तो इसलिए वो जो है कूड़ा कबाड़ बीनने में बाध्य था, क्योंकि उसकी रोजी रोटी इसी से चला करती थी। तो देखिए इसका आंसर हम इस तरह लिख सकते हैं। साहेब was the rag pickers who left Dhaka and came to big city Simapuri in search of gold। यानी साहेब was the rag pickers, यानी जो साहेब था वह एक कबाड़ी था, यानी रैग पिकर्स था। who left, जो छोड़ आया था, ढाका को, यानी साहेब एक कबाड़ी था जो ढाका को छोड़ आया था, यानी जहाँ वे लोग रहते थे उस शहर को छोड़ आए थे। एंड केम टू बिग सिटी, और वे बड़े शहर में आ गए थे, सीमापुरी, जो कि सीमापुरी था। इन सर्च ऑफ गोल्ड, इन सर्च खोज में, ऑफ गोल्ड यानी रुपया पैसे की। हिज होम एंड हिज ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका डिस्ट्रॉयड बाय द स्ट्राम्स। हिज होम एंड हिज ग्रीन फील्ड, हिज होम उसका घर, एंड हिज ग्रीन फील्ड्स और उसके हरे भरे खेत, ऑफ ढाका जो कि ढाका में थे, डिस्ट्रॉयड वे बर्बाद हो गए थे, बाय द स्ट्राम्स तूफानों के कारण। यानी जो उसके घर थे ढाका में और जो उसके हरे भरे खेत थे वे जो है तूफानों ने उस बर्बाद कर दिया था। हिज होम वाज नॉट इवन डिस्टेंट मेमोरी, और उसे अब अपने घर की दूर तक कोई याद नहीं है। हिज होम वाज नॉट इवन डिस्टेंट मेमोरी, मेमोरी मीन्स होता है याद, यानी अब उसे अपने घर की दूर तक कोई याद नहीं है। और जैसे कि मैंने बताया कि जो साहेब था वह एक पुअर फैमिली का लड़का था, तो और गरीब था। देखिए कि साहेब वाज वेरी पुअर चाइल्ड, कि जो साहेब था वह बहुत गरीब लड़का था। सो ही लेफ्ट ढाका सिटी, इसलिए वह ढाका के शहर को छोड़ आया था।
एंड केम टू सीमापुरी, और सीमापुरी आ गया था। दिल्ली इन सर्च ऑफ गोल्ड और मनी, यानी कि दिल्ली में है जो सीमापुरी, यहाँ पर आ गए थे और इसलिए आ गए थे क्योंकि वो इन शहरों से रुपया की तलाश करते थे या फिर धन ढूंढते रहते थे, यानी कूड़ा कबाड़ बीन बीन के अपनी जो रोजी रोटी चलाते थे। नाउ ही बिकम ए रैक पिकर, और अब जो है एक कबाड़ी बन गया था, और क्योंकि उसकी रोजी रोटी नहीं चल रही थी ढाका में, इसलिए वो लोग यहाँ आ गए थे और यहाँ पर जो है कबाड़ी बन गया था वो लड़का। एंड वॉन्डर्स हियर, और अब वो यहाँ पर घूमता रहता था। एंड दियर इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली फॉर द सर्च ऑफ कॉइन्स इन द गार्बेज ड्रम्स। एंड देयर इन द स्ट्रीट्स, यानी गलियों में घूमते रहते थे आप दिल्ली दिल्ली की। अब इसलिए घूमते रहते थे क्योंकि फॉर द सर्च ऑफ कॉइन्स, क्योंकि वो जो है सिक्के खोजने के लिए वो जो दिल्ली की गलियों में घूमते रहते थे। इन द गार्बेज ड्रम्स, यानी कि जो दिल्ली की गलियों में कूड़ेदान रखे रहते थे, उन कूड़ेदानों में वो जो है कूड़े कबान से रुपया ढूंढते रहते थे। और इसीलिए वो ढाका को छोड़कर यहाँ पे आ गए थे, क्योंकि उनके जो घर थे और जो उनके खेत थे वो पूरी तरह से तूफानों ने बर्बाद कर दिया था, इसलिए वो यहाँ आए, यानी दिल्ली आ गए थे। तो जैसा कि हमारा जो क्वेश्चन था वो यही पूछ रहा था, तो आप इसका जो आंसर है इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। तो देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, चिल्ड्रन बच्चे लाइक साहेब, साहेब की तरह के, यानी साहेब की तरह के बच्चे, चिल्ड्रन लाइक साहेब ऑफ्टन गो, यानी साहेब की तरह के बच्चे जाने लगते हैं फॉर प्राइवेट जॉब्स, यानी कि अपनी निजी नौकरी के लिए, इन वेरी स्मॉल एज, इस छोटी सी उम्र में। यानी क्वेश्चन हमारा कहता है कि साहेब जैसे बच्चे अक्सर काफ़ी कम उम्र में निजी नौकरियां करने लगते हैं। इज दिस दियर फाइनल डेस्टिनी, क्या यही उनका अंतिम हस्त्र है? यानी कि क्वेश्चन पूछता है कि क्या यही इनका जो हल है। हाउ कैन सच सिचुएशन बी ओवरकम, हाउ कैन सिचुएशन सच सिचुएशन में इस तरह की स्थिति से कैन में सकते हैं बी ओवरकम, ओवरकम यूज होता है निकालना, यानी इस स्थिति से बच्चों को कैसे निकाला जा सकता है। मैं इस क्वेश्चन के आंसर का भी थोड़ा सी हिंदी आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि यदि हम बच्चों को पर्याप्त रूप से भोजन दें और उनको जो है पर्याप्त रूप से कपड़े दें और उन्हें शिक्षित बनाएं, तो ये जो स्थिति है हमारी बच्चों की इस देश के, वो स्थिति जो है बदल सकती है। तो देखिए इसका आंसर हम इस तरह लिख सकते हैं, चिल्ड्रन लाइक साहेब ऑफ्टन गो फॉर प्राइवेट जॉब्स इन वेरी स्मॉल एज लुकिंग फॉर मनी। चिल्ड्रन यानी जो बच्चे थे, लाइक साहेब, साहेब की तरह के, यानी साहेब की तरह के जो बच्चे थे, ऑफ्टन गो वे जाया करते थे, वो यानी प्रायः जाया करते थे, ऑफ्टन मीन्स होता है प्रायः, गो भी जाया करते थे, यानी जो साहेब की तरह के बच्चे थे और जो साहेब था वो लोग प्रायः जाया करते थे फॉर प्राइवेट जॉब्स, यानी एक अपनी प्राइवेट नौकरी के लिए, प्राइवेट यानी निजी, जॉब्स मीन्स यानी नौकरी, यानी अपनी निजी नौकरी के लिए, इन वेरी स्मॉल एज, अपनी उस छोटी सी उम्र में। यानी जो साहेब की तरह के लड़के थे और जो साहेब था वो अपनी निजी नौकरी के लिए प्रायः जाया करते थे वेरी स्मॉल एज, अपनी उस छोटी सी उम्र में। लुकिंग फॉर मनी, पैसे की तलाश में, यानी जो रुपया था उसकी तलाश में जो है जाया करते थे। दियर पेरेंट्स इनकम इज वेरी लेस, और उनके जो माता पिता थे, दियर पेरेंट्स उनके जो माता पिता थे, इनकम उनकी इनकम यानी उनकी कमाई इज वेरी लेस, बहुत कम थी, यानी जो उनके माता पिता थे उन लड़कों के, साहेब के और साहेब के उसके तरह के लड़के थे, उनके माता पिता की जो कमाई होती थी बहुत कम होती थी। दियर पेरेंट्स इनकम इज वेरी लेस, यानी उनकी जो कमाई होती थी बहुत कम होती थी। दे हैव नॉट इनफ फूड फॉर ईट, दे हैव नॉट इनफ, और उनके पास नहीं है पर्याप्त भोजन, फूड, इनफ फूड मीन्स होता है पर्याप्त भोजन, और उनके पास पर्याप्त भोजन नहीं है फॉर ईट, जिससे वह खा सकें, यानी उनके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन भी नहीं रहता था। सो इसलिए दियर चिल्ड्रन वंडर हियर, इसलिए जो उनके बच्चे होते थे, यानी उन माता पिताओं के जो बच्चे होते थे वे यहाँ घूमते रहते थे। वंडर मीन्स घूमते रहते थे, हियर मीन्स यहाँ पर, दियर चिल्ड्रन यानी उनके बच्चे, इसलिए उनके जो बच्चे थे वो यहाँ पर घूमते रहते थे। एंड देयर इज सर्च ऑफ एनी प्राइवेट जॉब्स, और वह अपनी एक निजी नौकरी की तलाश करते रहते थे।
एंड देयर इन सर्च ऑफ एनी प्राइवेट जॉब्स, यानी कि एक छोटी सी निजी नौकरी की तलाश करते रहते थे। सर्च मीन्स तलाश करते रहते थे, ऑफ एनी किसी भी प्राइवेट यानी निजी जॉब्स मीन्स नौकरी की, यानी किसी भी प्राइवेट नौकरी की जो है खोज में रहे आते थे। चिल्ड्रन बिकम आल्सो रैक पिकर्स इन वेरी लिटिल एज। चिल्ड्रन बिकम, और जो बच्चे थे वे बन गए थे, बिकम मीन्स बन गए थे, यानी जो बच्चे थे वे बन गए थे। आल्सो रैक पिकर्स कबाड़ी, यानी वे भी क्या बन गए थे, कबाड़ी बन गए थे। इन वेरी लिटिल एज, अपनी उस छोटी सी उम्र में। अब वो जो बाध्य थे ना, क्योंकि उनके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था, उनके मम्मी पापा इतना रुपया नहीं कमा पाते थे कि वे अपने बच्चों को खिला सके, इसलिए उन्होंने भी रैक पिकर्स यानी कि कबाड़ीपन चालू कर दिया अपनी उस छोटी सी उम्र में। दे लॉस्ट दियर ऑल लाइफ, इसलिए उन्होंने अपने पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, खराब कर दिया। दे लॉस्ट, उन्होंने खराब कर दिया, दियर ऑल लाइफ, अपना पूरा जीवन, इसलिए उन्होंने अपना पूरा जीवन बेकार कर दिया, खराब कर दिया। इन प्राइवेट जॉब्स विदाउट फ्रीडम, विदाउट फ्रीडम यानी बिना किसी स्वतंत्र के। इन प्राइवेट जॉब्स, इन निजी कामों को करके, यानी इन निजी कामों को करके उन्होंने अपने पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, जिसमें कोई भी स्वतंत्रता नहीं होती थी, यानी फ्री नहीं रहते थे। यानी जो एक कूड़ा कबाड़ बीनते थे स्वयं के लिए, इसमें कोई भी स्वतंत्रता उन्हें नहीं मिलती थी, और ये कूड़ा कबाड़ बीन बीन कर उन लोगों ने अपना पूरा जीवन खराब कर दिया, बेकार कर दिया। दे लॉस्ट दियर आर लाइफ इन प्राइवेट जॉब्स विदाउट फ्रीडम, यानी उन्होंने अपना पूरा जीवन इस निजी काम को करके बिना किसी स्वतंत्रता के बेकार कर लिया। सच सिचुएशन कुड बी ओवरकम बाय द गवर्नमेंट लॉ। सच सिचुएशन, वास्तव में यह जो स्थिति थी, कुड बी ओवरकम, यह बढ़ रही थी, बाय द गवर्नमेंट लॉ, इन सरकारी नियमों के अनुसार, यानी जो नियम थे सरकार के उनके तहत ये जो स्थिति थी उन बच्चों की, जो उन्हीं से बढ़ रही थी, क्योंकि वहाँ पर जो सरकारें थी वो इनका जो है ध्यान नहीं दे रही थी, इसलिए इनके कारण उन बच्चों को जो है कूड़ा कबाड़ बीनने के लिए बाध्य होना पड़ता था। वी शुड नॉट गिव बर्डन ऑफ चाइल्ड लेबर, वी मीन्स हमें, शुड मीन्स चाहिए, नॉट मीन्स नहीं, गिव बर्डन यानी उनको बोझ में लादना, ऑफ चाइल्ड बच्चों को, लेबर मीन्स उनके परिश्रम पर, यानी वी शुड नॉट गिव बर्डन ऑफ चाइल्ड, कि हमें बच्चों को बोझ तले नहीं दाबना चाहिए, यानी उन्हें बोझ नहीं देना चाहिए लेबर परिश्रम का। दिस एज, यह जो उम्र है, इज ओनली एजुकेशन फॉर देम, उनके मात्र शिक्षा के लिए है। दिस एज इज ओनली, इनकी उम्र मात्र है, एजुकेशन फॉर देम, उनके लिए शिक्षा के लिए, यानी जो इनकी उम्र है, जिस उम्र में कूड़े कबाड़ बीनते रहे थे, ये उनकी उम्र जो है पढ़ाई लिखाई की थी। इसलिए अब हमें जो है, जो आज का युग है, इस पे हमें किसी बच्चे से काम नहीं करवाना चाहिए, यानी कि कूड़ा कबाड़ बीनने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए, यानी कि ये जो उनकी उम्र है ये पढ़ाई लिखाई की है। एंड वी शुड गिव देम प्रॉपर फूड, और हमें उनका प्रॉपर यानी लगातार भोजन देते रहना चाहिए। वी शुड गिव, हमें देना चाहिए, देम उनको प्रॉपर फूड, यानी उनके लिए भोजन। क्लॉथेज एंड एजुकेशन देम, और उनको कपड़े देते रहना चाहिए। एंड एजुकेशन देम, और उनको जो है शिक्षित करना चाहिए, यानी कि हमें जो है उनको प्रॉपर रूप से भोजन खिलाना चाहिए, और हमें कपड़े देना चाहिए, और उन्हें जो है प्रॉपर तरीके से शिक्षित करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आप इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये आंसर बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो देखिए, इसका तीसरा क्वेश्चन दिया है, हु वाज मुकेश, यानी कि मुकेश कौन था। व्हाट डिड ही वांट टू डू इन हिज लाइफ, और वह अपने जीवन में क्या करना चाहता था, यानी मुकेश कौन था और मुकेश अपने जीवन में क्या करना चाहता था। एंड व्हाट डिड ही नॉट वांट टू फॉलो, और किस चीज का वह अनुसरण नहीं करना चाहता था। यानी 3 क्वेश्चन लगे हुए हैं इस क्वेश्चन में। पहले हमें बताना है कि हु आज मुकेश, यानी मुकेश कौन था। तो मैंने बताया है शॉर्ट आंसर में, जो मुकेश था वो एक गरीब परिवार का लड़का था, और जिसके जो पिताजी थे वे चूड़ियां बनाने का काम करते थे, और तो यही था कि मुकेश कौन था। और आगे दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डू ही वांट टू डू इन हिज लाइफ,
कि वह अपने जीवन में क्या करना चाहता था, तो वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। यानी उसकी जो ख्वाहिश थी यही थी कि वह जो है एक मोटर मैकेनिक बन जाए। आगे तीसरा क्वेश्चन लगा हुआ है कि एंड यानी और व्हाट डू ही नॉट वांट टू फॉलो, यानी वह और क्या अनुसरण नहीं करना चाहता था। यानी जब हम हिंदी अर्थ पढ़ रहे थे तो हमें पता चला था कि जो मुकेश था वो मुकेश अपने पूर्वजों के धंधे को करना नहीं चाहता था। यानी उसके जो पूर्वज लोग थे वो चूड़ी बनाने का काम करते थे और ये वो चूड़ी बनाना नहीं चाहता था, और वो तो मात्र एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। तो इसको हम देखिए कुछ इस तरह से लिखेंगे कि मुकेश वाज द सन ऑफ ए पुअर फैमिली, कि जो मुकेश था वो एक गरीब परिवार का पुत्र था। मुकेश वाज यानी मुकेश था द सन ऑफ ए पुअर फैमिली, यानी एक गरीब परिवार का पुत्र यानी लड़का। यानी मुकेश था वह एक गरीब परिवार का लड़का था। हुज फादर वाज पुअर बैंगल्स मेकर इन फिरोजाबाद, यानी जो उसके पिताजी थे। हुज फादर जिसके पिताजी वाज थे यानी जिसके पिताजी थे, पुअर बैंगल मेकर यानी गरीब चूड़ियां बनाने वाले, इन फिरोजाबाद जो कि फिरोजाबाद के थे। यानी फिरोजाबाद में उसके जो पिताजी थे वे चूड़ियां बनाने वाले गरीब थे। ये तो आंसर होगा कि हु आज मुकेश, यानी मुकेश कौन था, तो मुकेश गरीब परिवार का लड़का था और उसके जो पिताजी थे वे गरीब चूड़ियां बनाने वाले थे जो कि फिरोजाबाद में रहते थे। और आगे लगा था कि व्हाट डिड ही वांट टू डू इन हिज लाइफ, कि वह अपने जीवन में क्या करना चाहता था। तो वो उसको मैंने हिंदी में बताया है आपको कि वह जो है एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे कि ही वांटेड टू बी ए मोटर मैकेनिक इन हिज लाइफ, कि ही वांटेड वह चाहता था टू बी ए मोटर मैकेनिक बनना इन हिज लाइफ अपने जीवन में, यानी वह जो है अपने जीवन में मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। सो ही टोल्ड, इसलिए उसने कहा दैट कि ही वांट्स टू ड्राइव ए कार, कि वह एक कार चलाना चाहता। ही वांटेड टू बी हिज ओन मास्टर, और इसलिए वह अपना स्वयं का मालिक बनना चाहता था। ही वांटेड वह चाहता था टू बी हिज ओन मास्टर, अपना स्वयं का मालिक बनना, यानी इसलिए वह जो है अपना स्वयं का मालिक बनना चाहता था। हिज ड्रीम लूम्स लाइक ए मिरेज amidst to dust of streets that fill his town Firozabad famous for its bangles। यानी हिज ड्रीम उसका जो स्वप्न था, लूम्स वह प्रतीत हो रहा था, यह दिखाई दे रहा था, लाइक ए मिरेज एमिड्स ऑफ डस्ट ऑफ द स्ट्रीट्स, यानी गलियों में मिरेज एमिड्स ऑफ डस्ट का मतलब होता है उन चूड़ियों से निकली हुई गर्त के समान जो कि उन गलियों में पड़ी थी। दैट फिल जो भरती थी हिज टाउन फिरोजाबाद, उसके फिरोजाबाद के कस्बे की रास्तों को, यानी जो चूड़ियां बनाने में गर्त निकलती है और उस गर्त को जो लोग गली में डाल देते थे, तो उसके समान उसका जो स्वप्न था लग रहा था। फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, जो कि जो ये फिरोजाबाद था वो इन चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए ये ऐसा कहा गया था। और आगे है कि एवरी अदर फैमिलीज इन फिरोजाबाद, यानी फिरोजाबाद का प्रत्येक परिवार, एवरी अदर फैमिली यानी प्रत्येक परिवार इन फिरोजाबाद का इन इंजेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियां बनाने में लगा हुआ था। यानी जितने भी वो लोग थे वहां के फिरोजाबाद के और जो जितने भी परिवार थे वे सभी लोग अपने अपने चूड़ियां बनाने में लगे हुए रहते थे। द ड्रीम ऑफ मुकेश वाज डिफरेंट फ्रॉम हिज पेरेंट्स बिजनेस, यानी जो उसका स्वप्न था, यानी मुकेश का जो स्वप्न था, द ड्रीम ऑफ मुकेश वाज यानी मुकेश का जो स्वप्न था डिफरेंट अलग था, फ्रॉम हिज पेरेंट्स उसके माता पिता के बिजनेस यानी व्यवसाय से, क्योंकि उसके जो माता पिता थे वो चूड़ियां बनाते थे और जो मुकेश था वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, इसलिए जो उनके माता पिता का बिजनेस था उससे इसका स्वप्न जो है अलग था। एज बैंगल्स मेकर्स इन फिरोजाबाद, जैसे कि वो फिरोजाबाद के चूड़ियां बनाने वाले थे, यानी जो उसके माता पिता थे वो फिरोजाबाद की चूड़ियां बनाने वाले थे। ही डिड नॉट वांट टू फॉलो हिज फैमिली बिजनेस ऑफ बैंगल्स मेकिंग इन फिरोजाबाद, वह यही नहीं चाहता था कि वो जो है चूड़ियां बनाए इनका, यानी इनके जैसे जो है वो भी चूड़ियां बनाए। इससे लिखा गया है कि he did not want to follow his family business of bangles making in फिरोजाबाद। he did not want to follow यानी वह अनुसरण करना नहीं चाहता था हिज फैमिली अपने परिवार के
बिजनेस यानी व्यापार को, ऑफ बैंगल मेकिंग जो कि चूड़ियां बनाते थे यानी चूड़ियां बनाने वाले व्यापार का अनुसरण करना वह नहीं चाहता था इन फिरोजाबाद जो कि फिरोजाबाद में थे। मुकेश डिड नॉट वांट टू एक्सेप्ट यानी मुकेश स्वीकार करना नहीं चाहता था। मुकेश डिड नॉट वांट यानी मुकेश नहीं चाहता था टू एक्सेप्ट स्वीकार करना लाइफ ऑफ मिजरी यानी उनके जैसे जीवन बिताना हिज पेरेंट्स हैड डन जो जैसे कि उनके माता पिताओं ने व्यतीत किया है। इसलिए वो चाहता था कि मैं जो है चूड़ियां ना बनाऊं और मैं जो है अपना उस का मालिक बनूं और मैं एक मोटर मैकेनिक बन जाऊं। तो इसका आंसर आप इस तरह लिख सकते हैं और मैंने इनको बहुत सरल भाषा में लिखा है और मुझे लगता है कि आपको समझ में भी आ रहे होंगे। और ये यदि आपको छोटे लग रहे हो तो आप जो है एक दो लाइनें अपने से बढ़ा सकते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा शार्ट आंसर और एक्सप्लेनेशन बढ़िया समझाया है। और फिर वैसे भी देखा जाए तो 150 शब्द का आना है और मेरे हिसाब से तो ये लॉन्ग आंसर पर्याप्त है। और फिर भी यदि आप चाहते हैं तो और बड़ा कर सकते हैं लेकिन मेरे हिसाब से इतना पर्याप्त है। तो चलिए इसके चौथे क्वेश्चन में चलते हैं और चौथे क्वेश्चन में चलने से पहले फिर से हम वही बात बोलेंगे कि यदि जो स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी मित्रों में शेयर कर दें। तो देखिए इसका चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। What did the narrator notice in the locality where मुकेश lived यानी जहां पर मुकेश रहता था। where मुकेश lived यानी जहां मुकेश रहता था उस इलाके में यानी इन ए लोकेटली यानी उस इलाके में यानी उस स्थान पे द नरेटर नोटिस यानी नरेटर यानी कहानीकार ने क्या अवलोकन किया यानी क्या देखा। यानी क्वेश्चन हमारा पूछता है कि बताइए कि जो मुकेश था वह जहां पर रहता था उस इलाके के बारे में कहानीकार ने यानी अनीश जंग ने क्या सोचा था क्या नोटिस किया था। और दूसरा क्वेश्चन लगा है कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ बैंगल मेकर्स कि जो चूड़ी बनाने वाले लोग थे वहां के उनकी क्या हालत थी। व्हाट वाज द कंडीशन यानी क्या स्थिति थी ऑफ बैंगल मेकर्स यानी चूड़ियां बनाने वाले की यानी जो लोग वहां पर रहते थे यानी फिरोजाबाद में वहां के लोगों की क्या स्थिति थी। तो इसके आंसर में चलने से पहले हम आपको थोड़ा सा इसका हिंदी अर्थ बता दे रहे हैं क्योंकि यदि आप इसके बारे में हिंदी से समझ लेंगे तो आपको इंग्लिश ज्यादा समझ में आएगी। तो देखिए जो नरेटर था यानी जो अनीश जंग थी जब उसके घर गई थी तो उन्होंने ये नोटिस किया था कि जितने भी रास्ते थे उन सभी रास्तों में कूड़ा कबाड़ अटा हुआ था और जितने भी गली में घर मिलते थे तो किसी घर की दीवार गिरी हुई थी तो किसी का दरवाजा टूटा हुआ था और किसी में खिड़की नहीं थी और कहीं पर जानवर बंधे हुए थे और जहाँ पर पूरा परिवार भी रहता था। तो इस तरह की चीजें वहां पे उन्होंने नोटिस की थी। तो बस हमें यही सब बातों को जो है इस आंसर में लिखना है। तो देखिए इसका आंसर हम इस तरह लिखेंगे कि द नरेटर नोटिस्ड यानी कहानीकार ने नोटिस किया यानी जो अनीश जंग है उन्होंने ध्यान दिया दैट की द लेंस वेयर वेरी स्टिंकिंग चौक्ड कि जो रास्ते थे यानी लेंस थे वहां पर स्टिंकिंग चौक थे यानी चारों तरफ कूड़ा अटा हुआ था विद गार्बेज कूड़े से यानी जितने भी रास्ते थे उन सभी रास्तों में पूरी तरह से गार्बेज भरा हुआ था कूड़ा करकट भरा हुआ था यानी पूरे रास्ते जो है गंदगी से भरे हुए थे। द होम्स वेयर डर्टी विद क्रम्बलिंग वॉल्स और जो घर थे द होम्स वेयर जो घर थे डर्टी विद क्रम्बलिंग वॉल्स वो गंदगी से भरे हुए थे और जो जिनमें टूटी फूटी दीवारें थी। क्रम्बलिंग मीन्स होती है टूटी फूटी वॉल्स मीन्स दीवारें। अब्रोबली ब्रोबली डोर्स यानी जिनके दरवाजे भी क्या थे डगमगाते थे। ब्रोबली मीन्स होता डगमगाने यानी जिनके दरवाजे जो है खोलने लगाने में डगमगाते थे यानी हिलते थे। विदाउट विंडोज और जिनमें कोई खिड़कियां नहीं थी। यानी ये सब बातें उन्होंने जो है नोटिस की हैं। और आगे है कि द फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स लिव्ड टुगेदर इन दैट होम कि जो व्यक्तियों के परिवार थे द फैमिलीज ऑफ ह्यूमन वी एंड एनिमल्स और जानवरों के जो परिवार थे वी लिव्ड रहती थी टुगेदर साथ साथ इन दैट होम उस घर में यानी। और उन्होंने ये नोटिस किया कि जो जानवरों का परिवार है और लोगों का परिवार है एक साथ रह रहे हैं। ये उन्होंने
नोटिस किया था। और आगे क्वेश्चन लगा हुआ था कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ बैंगन मेकर, कि जो चूड़ियां बनाने वाले लोग थे उनकी क्या स्थिति थी। तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, द कंडीशन ऑफ बैंगन मेकर्स इन फिरोजाबाद वाज वेरी मिजरेबल, कि जो उनकी स्थिति थी, द कंडीशन ऑफ बैंगल मेकर यानी चूड़ियां बनाने वालों की स्थिति थी इन फिरोजाबाद के चूड़ियां बनाने वाले लोगों की जो स्थिति थी, वाज वेरी मिजरेबल, वह बहुत दुखित थी। दे वर्कड इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर इन डिग्नी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। दे वर्कड वे कार्य करते थे इन द ग्लास फर्नेसेस यानी कि कांच बनाने वाली भट्टियों पे, विद हाई टेम्परेचर बहुत तेज तापमान पर, इन डिग्निटी सेल्स और इन कोठरियों पर, सेल्स मीन्स होती हैं कोठरियां, और इन डिग्नी कोठरियों पर, अब विदाउट एयर बिना हवा के, एंड लाइट और बिना लाइट के, यानी वहां पर जो है ये गर्म भट्टियों के पास काम करते थे जहां पर ना कोई प्रकाश रहता था और ना ही कोई हवा मिलती थी, यानी ये अंधेरे में जो है काफी तेज आंच के सामने काम करते थे। Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. और जिनकी आंखें थी, dear eyes उनकी जो आंखें थी, are more adjusted दिखता था यानी उन्हें, to the dark अंधेरे में, कि जो आंखें थी वे अंधेरे में देखने में कुछ ज्यादा ही सक्षम थी, to the light outside दिन की प्रकाश की अपेक्षा, यानी जो दिन प्रकाश होता था उसकी अपेक्षा जो है उनकी आंखें अंधेरे में देखना कुछ ज्यादा ही उन्हें दिखाई देता था। डेट इज वाई और इस कारण दे आफ्टर एंड अप उनका अंत हो जाता था, लॉसिंग दियर आईज साइट उनकी आंखों के रोशनी का, और इसी कारण उनकी जो आंखें थी उनकी आंखों की रोशनी जो है खो जाती थी, यानी वे अंधे हो जाते थे। बिफोर दी बिकम एडल्ट, एडल्ट मीन्स होता है व्यक्ति, यानी इसके पहले वे व्यक्ति, they spends their whole life in making bangles, they spent ये वे खर्च कर देती थी, व्यतीत कर देती थी, their whole in life अपना पूरा जीवन, in making bangles चूड़ियां बनाने में, यानी जो पहले की प्रथा थी और जो फिरोजाबाद के लोग थे वे सभी लोग अपनी पूरी पीढ़ियां जो है चूड़ियां बना के व्यतीत कर देते थे। बट स्टिल दे आर पुअर, लेकिन फिर भी वह गरीब के गरीब रह जाते थे। दे आर पुअर फिर भी वह गरीब रहते थे। दे हैव नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन दियर इंटायर लाइफ टाइम। दे हैव नॉट एंजॉयड और उन्होंने मजा नहीं लिया, इवन वन फुल मील एक वक्त के भोजन का, और उन्होंने कभी भी एक वक्त के पूरे भोजन का मजा नहीं लिया है, इन दियर इंटायर लाइफ टाइम अपने पूरे जीवन में, यानी उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में एक वक्त की पूरी रोटी नहीं खाई है और ना ही उन्होंने किसी भोजन का जो है मजा लिया है। इतना मतलब काम करते थे, मेहनत करते थे, चूड़ियां बनाते थे, लेकिन उन्होंने अपने पूरे जीवन भर इतने अच्छे से भोजन नहीं किया। सच वाज द कंडीशन ऑफ बैंगल्स मेकर्स इन फिरोजाबाद, यानी यही स्थिति थी चूड़ियां बनाने वालों की जो कि फिरोजाबाद की थी। सच वाज यानी यही थी, द कंडीशन स्थिति ऑफ बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद, यानी फिरोजाबाद के चूड़ियां बनाने वाले व्यक्तियों की, इन चूड़ियां बनाने वाले व्यक्तियों की यही स्थिति थी। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको यह लॉन्ग आंसर भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और वीडियो को आप बिल्कुल स्किप ना कीजिए, क्योंकि यदि आप स्किप कर करके देख रहे हैं तो आपको ये आंसर जो है समझ में नहीं आएंगे। और देख लीजिए पहले शुरू से अंत तक वीडियो और समझ लीजिए, और फिर एक बार इनको जो है लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, और फिर एक बार इनके हिंदी अर्थ समझ के याद कीजिए, क्योंकि देखिए जितना ज्यादा आप समझ के याद करेंगे तो आपको कुछ ज्यादा ही नहीं समझ में आएगा। और यदि आप इंग्लिश रटने के चक्कर में पड़ेंगे तो इंग्लिश रट लेंगे और फिर वो 2-4 दिन में भूल जाएगी। इसलिए ये है कि आप समझ के याद करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, और पांचवें क्वेश्चन में चलने से पहले हम फिर से आपसे वही बात कहेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों में भी शेयर कर दीजिए। तो देखिए इसका पांचवा क्वेश्चन, एवरी अदर हाउस इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन ग्लास इंडस्ट्री, यानी कि
फिरोजाबाद में प्रत्येक दूसरा घर कांच उद्योग में लगा हुआ था। इंजीनियरिंग मीन्स लगा हुआ था, ग्लास मीन्स कांच, इंडस्ट्री मीन्स होता है उद्योग। यानी जितने भी फिरोजाबाद के घर थे और उन घरों के जो व्यक्ति थे वे सभी लोग जो है कांच उद्योग में यानी कांचों की चूड़ियां बनाने में लगे हुए थे। आगे दिया है क्वेश्चन कि इन एवरी अदर यार्ड, और वो जो चूड़ियां थी वे पता कहाँ पड़ी हुई थी, इन एवरी अदर यार्ड देयर फाइंड्स ऑफ स्पाइरल ऑफ बैंगल्स, यानी कि हर दूसरे आंगन में पड़ी हुई तो चूड़ियां और चूड़ियों के चक्र मिल जाते हैं। यानी वहां पर जो है जो चूड़ियां थी वे आपको प्रत्येक आंगन में मिल जाती थी और आपको पूरे उनके घेरे यानी गुच्छे जो माला होती है चूड़ी की वे हर जगह मिल जाती है। स्पाइरल ऑफ बैंगल का मतलब होता है चूड़ियों के गुच्छे। और आगे दिया है कि इवन देन द मेकर्स रिमेन इन मेजरेबल कंडीशन, फिर भी बनाने वाले दयनीय हालत में रहते थे। मेजरेबल मीन्स होता है दयनीय, कंडीशन मीन्स स्थिति या हालत, यानी जो वहां के चूड़ियां बनाने वाले लोग थे वे दयनीय हालत में रहते थे, यानी उन्हें कोई कष्ट महसूस नहीं होता था। व्हाट आर द रीजंस, यानी क्या कारण है। एक्सप्लेन विद द सजेशन ऑफ ओवरकम दिस सिचुएशन, स्थिति से उभरने के सुझाव के साथ वर्णन कीजिए। यानी हमें इसका वर्णन करना है कि क्या वे लोग करें कि उनकी ये जो स्थिति है जो चूड़ियां बना रहे हैं उनसे वे लोग कैसे उभर सकते हैं, यानी उनकी ये स्थिति जो है दूर कैसे दूर हो सकती है। तो इसके भी आंसर का मैं थोड़ा सा हिंदी आपको बता रहा हूँ कि जो अनीस जंग थी उन्होंने जब फिरोजाबाद के इन चूड़ी बनाने वाले लोगों से कहा था कि जो स्थिति आपकी है तो आप इस स्थिति का सामना क्यों करते हैं और आप जो है एक सहकारी समिति क्यों नहीं बना लेते हैं, तो आप ये जो कष्ट का सामना कर रहे हैं इससे आप दूर हो जाएंगे। तो उन्होंने ये कहा था कि हम एक सहकारी समिति तो बना लें, लेकिन हम बना लेंगे लेकिन आगे जो है हमें पुलिस द्वारा जो है दंडित किया जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा। तो यही सब बातें थी। और आगे दिया कि आप जो उसके बारे में बताइए कि इससे उन लोगों को कैसे कष्ट से उबर सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर हम इस तरह लिखेंगे, फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, यानी जो फिरोजाबाद था वो चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था। फिरोजाबाद इज फेमस यानी फिरोजाबाद प्रसिद्ध था फॉर इट्स बैंगल्स, इन चूड़ियों के लिए। एवरी फैमिली इन फिरोजाबाद यानी फिरोजाबाद का प्रत्येक परिवार इज इंगेज्ड लगा हुआ था इन मेकिंग बैंगल्स चूड़ियां बनाने में, यानी फिरोजाबाद का प्रत्येक परिवार चूड़ियां बनाने में लगा हुआ था। इन एवरी यार्ड और प्रत्येक आंगन में देयर फाइंड्स द स्पाइरल ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों के गुच्छे प्राप्त किए जा सकते थे यानी देखे जा सकते थे। इवन द मेकर्स रिमेन इन मेजरेबल कंडीशन, यानी जो चूड़ियां बनाने वाले थे वे फिर भी ऐसे दयनीय हालत में रहते थे। कंडीशन मीन्स होता है हालत, मेजरेबल मीन्स होता है दयनीय, यानी जो चूड़ियां बनाने वाले लोग थे वे इस दयनीय हालत में रहते थे बिकॉज क्योंकि दे वेयर वेरी पुअर, वे बहुत गरीब थे। दे डू नॉट डू एनी अदर मेक एक्सपेक्ट बैंगल्स मेकिंग, कि दे डू नॉट डू वह कुछ भी नहीं कर सकते थे, एनी अदर कोई दूसरा वर्क काम, कोई दूसरा काम भी नहीं कर सकते थे। एक्सपेक्ट बैंगल्स मेकिंग चूड़ियां बनाने के अलावा, इन चूड़ियां बनाने के अलावा वो कोई दूसरा काम नहीं कर सकते थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा गरीब लोग थे। दे वेयर अनएजुकेटेड और वे शिक्षित नहीं थे, यानी वो जो है पढ़े लिखे नहीं थे। दे फॉलोड द सेम वर्क ऑफ द फोर फादर्स, दे फॉलोड यानी वे अनुसरण करते थे, दे फॉलोड यानी वे अनुसरण करते थे द सेम वर्क यानी उसी काम को ऑफ हिज फादर्स जो उनके पिताओं ने किया था, यानी उनके पूर्वजों ने किया था, यानी जो काम उनके पूर्वज लोगों ने किया है उसी काम को वे लोग भी कर रहे थे। दे हैड नॉट इनफ मनी और इसलिए उनके पास इतना पर्याप्त पैसा नहीं था, एंड फूड फॉर इट और ना ही कोई भोजन था, यानी उनकी यही हालत थी। ये तो हो गया आगे का आंसर। जो था फिरोजाबाद में प्रत्येक दूसरा घर कांच उद्योग में लगा हुआ है और हर दूसरे आंगन में चूड़ियों के चक्र मिलते हैं और फिर भी वे ऐसी दयनीय हालत में रहते हैं। ये कारण क्या था, तो वे इस तरह के थे। और आगे क्वेश्चन लगा हुआ था कि एक्सप्लेन विद द सजेशन टू ओवरकम दिस सिचुएशन,
की स्थिति में उभरने के सुझावों के साथ वर्णन कीजिए। यानी ये बताना था कि उनकी जो ये स्थिति थी वो कैसे सुधर सकती थी। तो मैं इसका भी थोड़ा सा बता रहा हूँ कि यदि वे अपनी जो है पढ़ाई लिखाई कर लेते यानी एजुकेटेड हो जाते और जो है कोई दूसरा काम कर लेते तो शायद ये उनकी जो गरीबी थी वो दूर हो सकती थी। तो देखिए इसको एक हेडिंग दिया गया है हमने जिससे कि आपको ये कंडीशन जो है आपको याद हो जाए। सम सजेशन यानी कुछ सलाह टू ओवरकम उनसे उभरने की, दिस सिचुएशन इस स्थिति की, यानी इस स्थिति को दूर करने की कुछ सलाह बिंदु हैं जो इस तरह है कि द लाइफ ऑफ बैंगल मेकर्स कैन बी इम्प्रूव, कि जो चूड़ियां बनाने वाले लोगों की जो जीवन था, द लाइफ ऑफ बैंगल्स मेकर चूड़ियां बनाने वाले लोगों की जो जीवन था, कैन बी इम्प्रूव वह सुधर सकता था, इफ यदि दे बी एजुकेटेड यदि वे शिक्षित हो जाए, एंड डू और ऐसा करें, एंड थिंक और सोचे डिफरेंट अलग, और इनसे हट के जो है कुछ और सोचे, यानी इन चूड़ियों के अलावा कोई बात सोचे तो शायद उनकी जो ये गरीबी है वो दूर हो सकती थी। एंड मेक कोऑपरेटिव विद द हेल्प ऑफ हिज पीपल, और वह एक अपनी सरकारी सहकारी समिति बनाने और एक दूसरे लोगों की मदद करें, यानी आपस में एक दूसरे की मदद करें और एक सहकारी समिति बना लें तो शायद उनकी जो है ये स्थिति दूर हो सकती थी। यानी जैसा कि आथर ने उन लोगों से कहा था कि आप जो है अपनी इस स्थिति के बारे में एक सहकारी समिति क्यों नहीं बना लेते हैं जिससे कि ये आपकी स्थिति सुधर जाए। तो इसीलिए हमने इसको इस तरह लिखा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह आंसर ही बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा और सरल भी है। क्वेश्चन जरूर ज्यादा लंबा था तो क्वेश्चन देख के डरना नहीं है आपको, बस इसका आंसर जो है एक बार पढ़ना है और तैयार कर लेना है। और फिर भी यदि आपको ये आंसर समझ में नहीं आते हैं तो आप शुरू से अंत तक फिर से वीडियो को देखिएगा और फिर इसके बाद इनको जो है याद करने की कोशिश कीजिएगा और मुझे उम्मीद है कि आपको ये याद हो जाएंगे। इसमें मेहनत करने से क्या नहीं होता है। तो चलिए देखिए जल्दी से इसका छठवां क्वेश्चन भी देख लेते हैं। वीडियो काफी बड़ा हुआ जा रहा है, आप ये ना सोचिए कि वीडियो इतना बड़ा दे दिया है। वीडियो इसलिए बड़ा हो रहा है क्योंकि समझाया जा रहा है। यानी मान लीजिए आपकी आपकी कोचिंग चल रही है इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि आप 1 घंटे कोचिंग में तो बैठते हैं ना, सेम उसी तरह मान लीजिए कि आपकी कोचिंग चल रही है यूट्यूब पे। तो देखिए छठवां क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट इज द विशियस सर्कल ऑफ मिडल मैन, यानी दलालों का क्रूरतापूर्ण चक्र क्या था। यानी जो वहां के लोग थे मिडल मैन व्यक्ति थे, यानी जो क्रूरतापूर्ण व्यक्ति थे दलाल थे, उनका जो चक्र था वो कैसा था, क्या था। हाउ आर दे ट्रैप्ड सिंस द टाइम ऑफ दियर फोरफादर्स, यानी अपने पूर्वजों के समय में वे कैसे फंसे हुए हैं। यानी कि जो उनके पूर्वज थे फोरफादर्स थे वे उनकी दलाली में यानी उनकी जो है उस समय में कैसे फंस गए थे और वे भी फंसते जा रहे हैं। आगे तीसरा क्वेश्चन दिया है कि कैन दे गेट ऑर्गेनाइज्ड, कि क्या वे संगठित होकर हो सकते हैं। ऑर्गेनाइज्ड में स्वतः संगठित होना यानी इकट्ठा होना, यानी कि जैसे कि सलाह आथर ने दिया था कि आप इकट्ठा हो जाइए और एक सहकारी समिति बना लीजिए, तो वही क्वेश्चन पूछा कि कैन दे गेट ऑर्गेनाइज्ड, कि क्या वे संगठित हो सकते हैं। आगे दिया कि इफ नॉट, या नहीं हुई तो क्यों नहीं, यानी कहते कि क्या वे हो सकते हैं संगठित कि नहीं हो सकते हैं, और यदि हो सकते हैं तो क्यों नहीं हो सकते हैं। एक्सप्लेन व्याख्या कीजिए, यानी कि अपनी भाषा में जो है एक व्याख्या करके बताइए कि वो यदि ऐसा वो करने में सक्षम नहीं है तो क्यों सक्षम नहीं है। तो देखिए इसका भी मैं आंसर बता रहा हूँ कि उनके बीच में पहली बात तो कोई ऐसा व्यक्ति था नहीं कि उनकी मदद कर सके, और मदद नहीं करता था क्योंकि वहां पे 3-4 प्रकार के लोग थे कि नेता लोग थे तो वे जो है घूसखोरी में लगे हुए थे, यानी वो अपना देखते थे, और जो लोग थे वे एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार नहीं थे। और यदि वो 2-4 लोग इकट्ठा भी हो जाते थे तो उन्हें जो है पुलिस मारती थी और पीटती थी और उन्हें जो है किसी गैर कानूनी काम के करने के जुर्म में जेल में डाल देती थी। तो उनकी पहली स्थिति तो ये हो गई। आप इसका जो है इसका आंसर हम इस तरह बना के लिखेंगे इन बातों से। और आगे कहता है कि वो यदि ऐसा कर नहीं सकते थे तो क्यों नहीं कर सकते थे।
यानी कि वे ऐसा क्यों नहीं कर सकते थे, क्योंकि बस यही उनका जो है अ, दुख था कि यदि वे इन लोगों की बातें नहीं मानते थे तो वे जो है जेल में डलवा दिए जाते थे। तो देखिए इसका आंसर हम इस तरह लिखेंगे कि द विशियस सर्कल इज द वेब ऑफ मिडलमैन सिंस इन सिंस द टाइम ऑफ दियर फोरफादर्स, कि जो दलालों का क्रूरतापूर्ण चक्र था। द विशियस सर्कल इज द वेब ऑफ मिडलमैन, यानी जो दलाल लोगों का एक गैंग था, बना हुआ था, वह सिंस द टाइम ऑफ दियर फादर्स, यानी उनके पूर्वजों को, एंड फोर फादर्स और उनके पर पूर्वजों को दबाए हुए था। यानी इस वेब में, इस जाल में फंसाए हुए था। वेब में होता है जाल या एक फंदा टाइप का, या फिर कुचक्र। तो उस कुचक्र में जो है उनको जो है दबाए हुए था। दे कैन नॉट बी ऑर्गेनाइज्ड, वे इकट्ठा नहीं हो सकते थे, यानी वे अपने आप को जो है इकट्ठा नहीं कर सकते थे, संगठित नहीं कर सकते थे। बिकॉज क्योंकि इफ दे वांट टू ऑर्गेनाइज, यदि वे इकट्ठा होना भी चाहते तो दे विल बी हर्ड अप, तो वह घसीटे जाते, वे इकट्ठा नहीं हो सकते थे। दे वांट टू ऑर्गेनाइज, और यदि वे इकट्ठा होना भी चाहते तो दे विल बी हर्ड अप, तो वह घसीटे जाएंगे। क्योंकि उन्होंने आथर से बताया था ना कि जब आथर ने पूछा था कि आप लोग जो है इकट्ठा क्यों नहीं हो रहे हैं, तो आथर से उन्होंने बताया था कि यदि हम ऐसा कर भी लेते हैं तो हम जो है घसीटे जाएंगे। तो वही बात है कि दे विल बी हर्ड अप बाय द पुलिस, कि हम जो है पुलिस के द्वारा घसीटे जाएंगे, एंड बीटन और पीटे जाएंगे, एंड ड्रोज्ड टू जेल, और जेल में डाल दिए जाएंगे। यानी उनकी यही कंडीशन थी कि वो इकट्ठा इसलिए नहीं हो पा रहे थे क्योंकि वो सोचते थे कि यदि हम इकट्ठा होंगे और एक सहकारी समिति बनाएंगे तो हम पुलिस के द्वारा घसीटे जाएंगे और जेल में डाल दिए जाएंगे। अब जेल में क्यों डाल दिए जाएंगे आगे बताते हैं वो कि फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, यानी किसी गैर कानूनी काम करने की जुर्म में, यानी जो है वो सोचते थे कि यदि हम ऐसा करेंगे तो वो जो है हमें किसी गैर कानूनी काम करने के जुर्म में जेल में डाल देंगे। नो वन, यानी कोई नहीं है। देर इज नॉट लीडर एमॉन्ग देम, और उनके बीच कोई नेता नहीं था। नो वन, कोई नहीं था हु कुड हेल्प देम, कि उनकी कोई सहायता कर सके। सी थिंग्स डिफरेंटली, और उनको किसी अन्य तरीके से देख सके। यानी उनके बीच कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था कि कोई नेतागिरी करने के लिए तैयार हो और उनकी कोई सहायता कर ले और उनको किसी दूसरे नजरिए से देखे। तो दे वेयर एक्सप्लॉइट बाय द साहूकार, यानी वे साहूकारों से दबे हुई थी। द मिडलमैन, दलालों से फंसे हुए थे। द पुलिसमैन, अब पुलिसों द्वारा दबे हुए थे। और कानून को लागू करने वालों से दबे हुए थे। द कीपर्स ऑफ लॉ, यानी कानून बनाने वाले लोगों से दबे हुए थे। द बैरिकेड्स, और जो है वे बिचौलियों से दबे हुए थे। एंड द पॉलिटिशियन, और राजनेताओं से दबे हुए थे। इतने लोगों से जो है डर रहे थे, दबे हुए थे, उनके दबाव में रह रहे थे। सो दे कैन नॉट गेट ऑर्गेनाइज्ड, इसलिए वे जो है अपने आप को इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे। सो दे कैन नॉट गॉट ऑर्गेनाइज्ड, और इसलिए वे जो है अपने आप को इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे। तो इसका आंसर आप इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि जैसा कि क्वेश्चन पूछ रहा था कि एक्सप्लेन कीजिए, व्याख्या कीजिए कि वे ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे थे, तो उसका कारण यही था कि वे इतने लोगों के दबाव में रह रहे थे। और यदि वे ऐसा कर लेते कि इकट्ठा हो जाते सभी 2 4 10 लोग, तो ऐसा वो कर नहीं सकते थे, यानी कि इस प्रथा को जो दूर नहीं कर सकते थे। तो सेम इसी तरह हम इसको जो है लिख देंगे। तो आप इसका आंसर इस तरह लिखेंगे, और सरल भी है। आप 1 बार 2 बार प्रैक्टिस कीजिए तो आपको ये याद हो जाएंगे। और सलाह मेरी ये है कि आप प्रत्येक क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, क्योंकि 5 लेसन है आपके प्रोज में, और क्या पता कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आ जाए। इसलिए आप कोई भी क्वेश्चन स्किप ना कीजिए और तैयार करते रहिए। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये 6 के 6 लॉन्ग आंसर बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। और एक बात और बताएं कि यदि आपने इसका हिंदी अर्थ तैयार किया हो तो आप इनके लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हैं। और यदि तैयार नहीं किया होगा और लॉन्ग आंसर में रटे हैं, शॉर्ट आंसर रटे हैं, तो आपके पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। इसलिए जो है आप पहले इनका जो है
हिंदी अर्थ तैयार कर लीजिए, ये जो इनका लेसन का हिंदी अर्थ है उसे तैयार कर लीजिए। फिर इसके बाद यदि लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर देखते हैं, समझते हैं और पढ़ते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। ये जरूर नहीं कि हमारा ही वीडियो देखें। देखिए वीडियो जरूर बड़ा हो जाता है, लेकिन वीडियो छोटा देख के कभी वीडियो ना देखना चाहिए, क्योंकि छोटे वाले में क्या है कि थोड़ी सी बातें बताते हैं और वीडियो जो खत्म हो जाता है। और आप लोग भी छोटा वीडियो देखना पसंद करते हैं, क्योंकि छोटे वीडियो में क्या जल्दी जल्दी बताया और सर से निकल गए, तो सर वाला काम नहीं, बढ़िया जो है बड़ा सा ऐसा कि जो बढ़िया हमारे समझ में आए। मान लीजिए कि आपकी कोचिंग ही चल रही है उसी चीज को, तो आपकी मजबूरी होती है ना एक घंटे कोचिंग में बैठना, क्योंकि आपको अध्यापक जाना ही नहीं दे रहा। तो इसलिए जो है आप ये मान लीजिए कि हमारी 1 घंटे की कोचिंग चल ही रही है, तो परमानेंट आप जो है 8 से 9 का 1 घंटे का समय निकाल लीजिए। क्योंकि मैं इसी तरह आपकी इस इंग्लिश की बुक का एक वीडियो प्रतिदिन दे रहा हूँ, तो आप तैयारी करते रहिए। कौन सा आपको पैसा लग रहा है, आपको वही मोबाइल लिए हैं, आप वही आपका मोबाइल का डाटा लग रहा है, तो आप तैयारी में लगे रहिए। तो स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी बातें जो हैं समझ में आई होंगी और आप ऐसा करने के लिए तैयार भी हो रहे होंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, अब वो आपका मन है, जो भी आपको अच्छा लगे वही कीजिए। पर मेरी कोशिश ये कि यदि आप वीडियो को देखिए तो शुरू से अंत तक देखिए, ताकि आपको समझ में आए और आप जो है लिख सकें, समझ सकें और उसे याद कर सकें। तो स्टूडेंट्स, हम आपसे एक बात और कहेंगे कि यदि आप हमारे इस चैनल में पहली बार आए थे और आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है और थोड़ी सी भी बातें आपके समझ में आई हैं और ये लॉन्ग आंसर समझ में आए हैं, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि एस सर, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।